Good evening, everybody. So, welcome to this particular session. Today, the special class, part 4th of the ISRO PYQ series. ISRO एग्जाम के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं. It is my brief introduction. Myself, Qaisar Hafiz, XIES, Beta Honors from Educator 2000, qualified engineering, Indian Engineering Services 5 times. Top rank S2, 20 years of teaching experience. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. ये हमारा इंस्टीट्यूट है साउथ दिल्ली में, फाउंडेड इन ईयर 2009. बिफोर दिस आई वाज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट. इंजीनियर जोन पब्लिकेशन टू प्रोवाइड क्वालिटी स्टडी मटेरियल टू द स्टूडेंट. इंजीनियर जोन पब्लिकेशन इज फाउंडेड इन ईयर 2012. मोर देन 20 टेक्स्ट बुक्स एंड गाइड बुक्स. My own written टेक्स्ट बुक्स एंड गाइड बुक्स. इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स की बुक्स. देखो ये पब्लिकेशन की डिटेल हमारी. फॉर ऑल दीज ब्रांचेज स्टडी मटेरियल अवेलेबल. कंप्लीट कवरेज ऑफ कंसेप्ट, बेसिक से एडवांस लेवल सभी. प्रीवियस ईयर सोल्ड क्वेश्चन गेट एनडीएससी के, अनसोल्ड प्रैक्टिस. ये देखो जरा बुक की डिटेल. नेटवर्क, मशीन, कंट्रोल, पावर सिस्टम, एनालॉग, माय ओन रिटन. बाकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी सब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन के कुछ सब्जेक्ट और मैथ, सभी सब्जेक्ट की बुक मेरी लिखी हुई रही. ये मैथमेटिक्स की. सिविल मैकेनिकल बाय अदर डेडिकेटेड टीम. इंजीनियर जोन की जो टीम है सिविल मैकेनिकल की, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन रिटन बाय. ये प्रीवियस ईयर सिविल मैकेनिकल के सॉल्यूशन. हेड ऑफिस दिल्ली का एड्रेस, ये कॉन्टैक्ट नंबर. देखो इसमें अभी देखिए, जैसे इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में, इसी तरह ये पीवाईक्यू फेस्टिवल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट. इसमें गेट एग्जाम के 2018, 19 और 20 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे हम. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे इसमें. ठीक है बात. 50 डेज का फेस्टिवल है, ये फ्री अवेलेबल. ये रहा फेस्टिवल, क्रैकर शुरू हो गए. देखो इसमें सभी ब्रांचेस के लिए सोल्व होगा. ये क्लासेस 5th से शुरू हो चुका. मैं इसमें आपको कराऊंगा मेरा जो शेड्यूल है इलेक्ट्रिकल में मेजरमेंट का, मेजरमेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल का. 23rd, 24th ऑफ नवंबर, 13, 14, 15th ऑफ दिसंबर. ये 5 डेज का मेरा शेड्यूल रहेगा. इसमें पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा मैं मेजरमेंट के. बाकी शेड्यूल आप देख सकते हैं. तो खैर इसी तरह इस रिवाइज इंडिया सीरीज, ये तो खैर हम डिस्कस कर ही रहे हैं, इसके बारे में तो आप जानते हो. मशीन पावर सिस्टम के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. हाँ, ये वाला है. ये भी देखो फ्री अवेलेबल है. मैं इसे लिख देता हूँ भाई फ्री, क्योंकि फिलहाल क्लास भी फ्री है स्पेशल वाली. तो इसमें आपके लिए क्या अवेलेबल है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर गेट 21. ये फ्री टेस्ट है आपके लिए, प्राइज जीतने का मौका है 6 लाख तक का. अब देखो इसमें ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है. सारे सब्जेक्ट को हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में टेक्निकल के. सिग्नल और कंट्रोल टेस्ट 1 डन. अब ये 21st को, यानी डे आफ्टर टुमारो सैटरडे को, ये नेटवर्क, एनालॉग और डिजिटल का टेस्ट रहेगा. पेपर डिजाइन्ड बाय मी. ये मैंने डिजाइन किया इसका पेपर. ये नेटवर्क, एनालॉग, डिजिटल, ये भी डिजाइन मैंने किया. मशीन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, ये दोनों पेपर. इसमें टोटल 30 क्वेश्चन हमने रखे हैं सारे सब्जेक्ट के. इसमें 3 सब्जेक्ट का 30, इसमें 4 सब्जेक्ट का 30 क्वेश्चन. वेटेज के अकॉर्डिंग, इक्वल नंबर नहीं, थोड़ा नंबर इधर उधर, किसी के कम किसी के ज्यादा. इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का है. ये पेपर हो चुका. ये वाला डिजाइन बाय मी, सेम पेपर है. ये वाला मेरा डिजाइन नहीं है.
यस, गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। तो देखो, इसमें मैंने अभी जो आप लोग देख लेना, जो पीवाईक्यू फेस्टिवल है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज डिस्कशन, उसका इसकी डिटेल बता दी। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो लोग चेक कर लेना बाद में। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन हो गया ये। अच्छा, मेजरमेंट का क्वेश्चन है तो मशीन पावर सिस्टम के ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन। हाँ, ये रहा। हाँ पंकज कुमार, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, गेट एससी की प्रिपरेशन सब चीजों को कवर कर देता है किसी भी एग्जाम के। बस ये जरूर है, थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें कि जरा ये जो अलग से एग्जाम होता है, एक एक दो बार इनका पेपर देख लें, थोड़ी बहुत चीजें जो मतलब है कि आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन किस तरीके का। व्हाट विल बी द बेस इंपेडेंस फॉर थ्री फेज सिस्टम, बेस एमवीए की बेस केवीए। देखो, एमवीए बेस गिवन है 100, 11। बेस इंपेडेंस बताइए। रूट 3 एमवीए बेस। ये आ जाता है इस केस में ना। रूट 3 नहीं आएगा। फार्मूला जरा कम यूज आता है, 1 मिनट में जरा चेक कर लेता हूं। फेज वोल्टेज बेस, फेज करंट बेस। रूट 3 नहीं आएगा। तो बताओ कितनी हो जाएगी बेस इंपेडेंस। यस, बेस है। बेस करंट अलग से भी डिटरमाइन कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट ये वाला फार्मूला रूट 3 नहीं आता इसमें बस वो। चलो खैर, differential protection delay may lose its stability for through faults due to saturation of CT magnetic circuit during short circuit condition. To overcome this difficulty, थ्रू फॉल्ट के लिए अगर हाई करंट है तो क्या करना होता है। थ्रू फॉल्ट के केस में, थ्रू फॉल्ट का मतलब फॉल्ट आउटसाइड। देखो क्या चीज है ये। जैसे हम डिफरेंशियल डिले बनाते हैं, इसके लिए ये एक पर्टिकुलर जनरेटर या ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग है टू बी प्रोटेक्टेड। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां करंट ट्रांसफॉर्मर हम लगा देते हैं दोनों तरफ। ऑपरेटिंग कॉइल। हाँ, देखिए क्वेश्चन अच्छे बेटा।
देखो भाई जरा इसके बारे में, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, यहां करंट के आई, यहां के आई। अब देखो आप इसमें क्वेश्चन ये है थ्रू फॉल्ट, फॉल्ट आउटसाइड। थ्रू फॉल्ट का मतलब आउटसाइड, इस जोन के आउटसाइड फॉल्ट। अगर यहां पे फॉल्ट होता है, बहुत लार्ज करंट, दोनों में करंट सेम होगी लेकिन लार्जर करंट हो जाएगी। लार्जर करंट होने से सीटी में सैचुरेट, इसमें सैचुरेशन आ सकता है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, बायस डिफरेंशियल भी यूज करते हैं, इसीलिए हम बायस डिफरेंशियल तो डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। इंडक्शन डिस्क वो थोड़ा अलग चीज हो गई। अच्छा, और क्या कहा गया इसमें, इंडक्शन डिस्क रिले। इंडक्शन डिस्क वाली रिले कौन सी हो गई, डायरेक्शन रिले वगैरह जो भी है। स्टेप टैप चेंजिंग मेथड, आईडीएमटी रिले अलग, ये तो डायरेक्शन रिले वगैरह डिस्टेंस रिले हो जाती है, ये वाला आ जाएगा स्टेप टैप चेंजिंग। ठीक है ना, कि कितना टैप, कितना चेक टैपिंग उसमें यूज की जाएगी। थोड़ा सा जरा बाहर से है सिलेबस के क्वेश्चन ये, क्योंकि सिलेबस में डिटेल में पढ़ते नहीं इसको। During single phasing, unbalanced stator current have negative sequence which cause, कल आपको मैंने बताया था, देखो एक कंसेप्ट पे कितने क्वेश्चन आए। आपको कई बार ऐसा लगता है कि पीएसयू वगैरह में या इनमें इसरो जैसे एग्जाम में रिपीट होता है, कि पेपर रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, मैं बताता हूं आपको, रिपीट नहीं होता ये, लेकिन एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई तरीके से। जैसे सिंगल फेजिंग का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, पहले भी आया था। सिंगल फेजिंग का मतलब यह है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एक फेज का खुल जाना। ध्यान है, क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। उसमें क्या होगा, नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। डिटेल की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो जाएगा। ठीक है ना, बैकवर्ड फील्ड पे आ जाएगी लेकिन मोटर घूमेगा सेम डायरेक्शन में। ऑब्वियसली जो फील्ड आएगी नेगेटिव सीक्वेंस पॉजिटिव के कंपैरिजन में कम होगी। बता देते हैं आपको जरा, देखो क्वेश्चन ये है थोड़ा सा, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये स्क्विरल केज रोटर मान लो, ये रोटर, आईसी। जब ये रनिंग कंडीशन में हो, एक फेज खुल जाए, इसकी वजह से रोटेटिंग फील्ड ऐसा आएगी। ये घूमेगा सेम डायरेक्शन में, टॉर्क इधर ही होगा इसकी वजह से। अब सिंगल फेजिंग का मतलब होता है किसी एक फेज का खुल जाना। ये ओपन हो गई, यहां पे जीरो। जैसे मैंने आपको बताया था, दो वाइंडिंग सीरीज में आएगी, सिंगल फेज की तरह काम करने लगेगा ये वाली ओपन हो गई, यहां से कोई करंट नहीं। अब देखो सप्लाई तो यहां पर है, करंट यहां से फ्लो होगी, यहां से। ये दोनों वाइंडिंग सीरीज में आकर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करता है। ध्यान से सुनो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पल्सेटिंग फील्ड होती है, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों आती हैं। तो या तो आप ऐसे समझ सकते हो या दूसरे तरीके से। अब अनबैलेंस करंट हो गई दूसरे तरीके से। भाई एक करंट जीरो है, एक आई ए की वैल्यू प्लस आई,
लिख देता हूं, खैर चलो मैं आई बी की वैल्यू -I और आई सी की वैल्यू 0। तो जब ये अनबैलेंस करंट हो गई इस केस में, पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ नेगेटिव सीक्वेंस भी, नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से रोटेटिंग फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में सीक्वेंस बदलने से रहा, तो थोड़ा बहुत टॉर्क अपोजिट में आएगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा इस केस में। बर्डन ऑफ प्रोटेक्टिव करंट ट्रांसफॉर्मर स्पेसिफाइड एज परसेंटेज ऑफ लोड करंट फेज एरर वोल्ट एम्पियर में। मैं बताता हूं बर्डन क्या है। देखो, इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश लैंग्वेज में लोड एंड बर्डन आर द सेम थिंग। लोड या बर्डन बात तो एक ही होती है, बट जो हम लोड को कहते हैं कि लोड है और एक बर्डन है, ठीक है ना। यहां पे थोड़ा सा अलग मीनिंग है लोड और बर्डन का, ठीक है ना। क्या डिफरेंस है इसमें, समझाते हैं बात। समझा देता हूं आपको क्या। देखो, लोड तो हम जानते ही हैं, जो पावर कंज्यूम करता है। करंट आई, लोड वीए होता है VIL, पावर क्या होती है, लोड पावर वोल्टेज करंट पावर फैक्टर cos थीटा, ये है पावर फैक्टर। एक्चुअली CTPT में कनेक्ट क्या होते हैं, यहां जैसे कि जनरली CTPT हम यूज करते हैं, या तो एमीटर वोल्टमीटर वगैरह यूज होते हैं, ठीक है ना, या मतलब कोई भी प्रोटेक्शन, जैसे आप यहां समझो, इसमें समझ लो आप प्रोटेक्शन वाले में, यहां हमने CT यूज किया रेंज एक्सटेंशन करने के लिए, एमीटर वोल्टमीटर क्या, करंट का लेवल कम करने के लिए। ये करंट एम्पियर में है, मुझे एम्पियर में चाहिए ये, तो रेशियो 1:1000 उल्टा हो जाएगा। अब यहां पर सपोज करो एमीटर कनेक्ट कर दिया, आइडियली इसका रेजिस्टेंस 0, पावर कोई कंज्यूम नहीं करता, तो जनरली CTPT से लोड नहीं कनेक्ट होता, क्यों, पावर तो लगभग लगभग नेग्लिजिबल होती है। यहां अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी है तो पावर फिर भी कंज्यूम बहुत कम होगी जब घूमेगा उस टाइम पर ही, तो हम इसलिए यहां इसको बर्डन बोल देते हैं लोड के बजाय, बर्डन, VA बर्डन VI, क्योंकि पावर तो बहुत कम कंज्यूम होती है। मेन मकसद यहाँ पावर का नहीं, करंट का लेवल कम करने से है, ऐसा नहीं कि पावर डिलीवर करनी। तो बर्डन जो वैसे नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर में लोड का मतलब होता है, वो यहाँ पर VA का बर्डन का मीनिंग होता है। चलो खैर, ये पहले मशीन पावर सिस्टम के करा देता हूँ क्वेश्चन, भाई ये वाले चलते रहेंगे, गेट यस के मतलब वो नेटवर्क वगैरह का तो चले रहेंगे दूसरे सेशन में, तो ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। पावर सप्लाई 10 पोल इंडक्शन मोटर सप्लाइड बाय 4 पोल अल्टरनेटर, दिस वन मोटर runs at this, what is its speed। बहुत अच्छी बात है ना, अच्छा क्वेश्चन है मतलब ये वाला। ये 3 फेज सप्लाई किसको दे रहा है, सिंक्रोनस मोटर के लिए पोल कितने हैं, स्पीड कितनी 1500, 4 पोल, फ्रीक्वेंसी बताओ। इसमें सिंक्रोनस स्पीड कितनी आएगी,
हर्ट्ज, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 6000/10 600 आरपीएम, आई एम सॉरी। अच्छा स्लिप कितना है, 4%। 240 घटा दो इसमें जरा, कितना हो जाएगा? 576 आरपीएम। Exciting current made up of two component, magnetizing component with negligible impedance drop, V supply voltage। बहुत आसान क्वेश्चन है। फेज डिफरेंस के बारे में बताना है, समझा देता हूँ। नो लोड करंट के बारे में क्वेश्चन है ये। यस बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सही है पंकज आपका आंसर बिल्कुल, I0। देखो आईए की वैल्यू, अगर ये वोल्टेज को हम रेफरेंस मान लें तो देखो रेजिस्टेंस की करंट है सेम फेज में आएगी। मैग्नेटाइजिंग करंट जे से डिवाइड है तो लैगिंग बाय 90 डिग्री आएगी। बस यही क्वेश्चन था। ये फेजर डायग्राम तो पता नहीं आप कितनी बार बनाते ही रहते हो, तो बताओ कहाँ मुश्किल क्वेश्चन है ये। ये लैग बाय 90 इंडक्टर की करंट हो रही है। लीकेज फ्लक्स बताओ किस पे डिपेंड करता है? सी। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने, इक्विवेलेंट सर्किट से क्लियर है चीज ये। देखो ये लीकेज रिएक्टेंस, इसमें करंट फ्लो होगी लोड करंट। हाँ कैसे बिहेव करता है?
इंडक्शन जनरेटर, ये वाला डिस्कशन मैं आपको कराता हूं जो प्रोटेक्शन कराते हैं, समझा देता हूं कैसे, ठीक है ना। देखो भाई किस तरह, ये इसमें है डैम्पर बार, ये है फील्ड वाइंडिंग, ये स्टेटर वाइंडिंग, एक एक कंडक्टर शो कर देता हूं। यहां पे जनरेटर पावर सप्लाई कर रहा, सिंक्रोनस जनरेटर है, प्राइम मूवर कनेक्टेड है। ठीक है बात। अगर फील्ड करंट जीरो कर लो, फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए, ये कनेक्ट है सपोज इनफाइनाइट बस से, तो भाई एक बात बताइए आप, सप्लाई तो अभी भी है, स्टेटर फील्ड अभी भी रहेगी, स्टेटर फील्ड और डैम्पर वाइंडिंग की वजह से एक्ट करेगा इंडक्शन जनरेटर की। स्टेटर रोटेटिंग फील्ड एंड डैम्पर वाइंडिंग, हाँ पंकज बताओ जरा। एक मिनट जरा पपाया खा लेता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, सैलिएंट पोल होगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। नहीं, चांस तो देखो अच्छा बंदा है, अगर आपने अटेम्प्ट की है। देखो पंकज एक बात यह है, होपफुली आपने अटेम्प्ट किए हैं तो मानकर चल रहे हैं सही अटेम्प्ट के होंगे ज्यादातर, तो चांस है बढ़िया। एग्जैक्ट तो देखो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम्म, विकास पाठक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। अगर ये होगा सैलिएंट पोल, तो देखो जरा इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, अब देखो जरा, एक्साइटेशन फेल्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो, एक्साइटेशन ईएमएफ, ये वाली पावर क्या हो जाएगी जीरो। तो यहां कौन सी पावर जनरेट होगी, केवल और केवल रिलक्टेंस पावर, इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में ये बिहेव करेगा सैलिएंट पोल, सॉरी रिलक्टेंस जनरेटर की तरह।
रिलक्टेंस जनरेटर, पावर सप्लाई करता रहेगा ठीक ठाक। ठीक बात। ये वाला ऑप्शन एक्चुअली एबीसीडी में था ही नहीं, इसलिए मैंने डिस्कस ही नहीं किया इसको। रिलक्टेंस जनरेटर बन जाता है जब कुछ गिवन नहीं होता, हम ज्यादातर सिलेंड्रिकल ही मान के चलते हैं। टैप चेंजर, कंज्यूमर टर्मिनल कैप्ड विद इन प्रेस्क्राइब लिमिट बाई, कैसे? क्या वैरी करते हैं भाई? टैप चेंजिंग इसी को तो कहते हो आप ट्रांसफॉर्मर में। यहां सोर्स कनेक्टेड, यहां लोड, ये रहा, नंबर ऑफ टर्न बदलते जाते हैं, टैप चेंजिंग, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कनेक्ट करके, ये रहा। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर लॉस्ट, बहुत बढ़िया। मतलब ये तो अच्छी बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो क्या कहा गया, मैंने बताया था आपको, टू रिगेन द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या करना होगा? फील्ड वाइंडिंग मस्ट बी एक्साइटेड बाई डबल द रेटेड वोल्टेज, बिल्कुल नहीं, डैमेज हो सकता है डबल द रेटेड वोल्टेज। आर्मेचर करेक्शन नहीं, नहीं। लो वोल्टेज डीसी सप्लाई या रेटेड वोल्टेज से चल जाएगा। रेसिडुअल अगर खत्म हो गया, समझा देता हूं। देखो जैसे ये वाइंडिंग है, यहां पे देखो कि रेसिडुअल खत्म हो जाए तो कैसे क्रिएट करते हैं। रिकॉल करो, बीएच करूं, फाइव प्रोपोर्शनल बी। हमने जीरो से स्टार्ट किया, करंट इंक्रीज की, एक लिमिट तक करंट फ्लो कर दी। जब करंट जीरो करेंगे तो ये दोबारा क्या हो जाएगा? जीरो नहीं होगा, रेसिडुअल रह जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो करा दो एक्सटर्नल सोर्स से, उसके बाद करंट जीरो कर देंगे तो भी। अब ये करंट कितनी फ्लो करानी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये वाली करंट रेटेड ही हो, ये वाला वोल्टेज रेटेड, रेटेड से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं, कम वोल्टेज की बैटरी भी काम कर जाएगी जो क्वेश्चन में गिवन है। डीसी मशीन, सीरीज मशीन्स मैकेनिकली कपल्ड, यानी स्पीड सेम होगी। वन मोटर वन जनरेटर, आयरन एंड फ्रिक्शन विल बी आइडेंटिकल, कब? दो मशीन है, एक मोटर एक जनरेटर,
कुल मिलाकर यह है सीरीज जनरेटर। इसको सप्लाई दी जा रही, ये जब रोटेट कर रहा मैकेनिकली कपल्ड जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है, यहां सप्लाई मिल रही। मैकेनिकल कपलिंग का मतलब ये हो गया स्पीड सेम, इसका मतलब फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस सेम। मैकेनिकल लॉस तो स्पीड सेम होने पर इक्वल आ ही जाएंगे। आयरन लॉस कैसे इक्वल लाओगे? हिस्टैरिसीस लॉस एडी करंट लॉस होता है। किस पे डिपेंड करता है ये? वोल्टेज, वोल्टेज पे डिपेंड करता है, फ्लक्स डेंसिटी पे, या और किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज, फ्लक्स, पीक फ्लक्स डेंसिटी है ना, बीएम और एफ पे डिपेंड करता है ना। तो अब आप ये बताओ बीएम और एफ किस पे डिपेंड करता है? बीएम पीक फ्लक्स डेंसिटी, हाँ भाई, ये डिपेंड करेगा एक्साइटेशन पर। एक और तरीके से आपको समझाता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कब इक्वल होगा? स्पीड तो सेम है, ये भी इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों के लिए ई इक्वल होगा तो आयरन लॉसेस इक्वल, तो एक्साइटेशन भी सेम होना चाहिए। बनी बात? तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आ गया बताइए? स्पीड एंड एक्साइटेशन इक्वल। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला। ये फेजर डायग्राम है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये टर्मिनल वोल्टेज। आप मुझे जनरेटर या मोटर का आंसर दो। चलो भाई जरा बताओ। 15-20 सेकंड का। जनरेटर आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ, विकास पाठक बहुत बढ़िया। अब ये बताओ क्यों? चलो 5 सेकंड का और टाइम ले लो। आपने कैसे पहचाना? ई लीड्स भी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखो लीडिंग, इस तरफ डायरेक्शन क्या है? लीडिंग, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं ना, लीडिंग, या एंगल डेल्टा। अगर इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं 0 डिग्री, तो इसका एंगल डेल्टा है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन। जब आप गेट गैस की तैयारी करते हो, ये तो हर क्वेश्चन में यूज करते हैं, ई लीड्स भी, इसलिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। गेट गैस की तैयारी हर चीज तैयार करा देता है, रिवीजन इतनी बार होता है इस चीज का। जनरेटर हो गया ये, बिल्कुल ठीक। अब यहां से बताओ आप,
देखो अगर आप चेक करो थोड़ा ध्यान से इसको, तो मैग्नीट्यूड किसका लार्जर है? ई ग्रेटर देन वी है। अब जनरेटर में देखो क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे आर ए को अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, या नेग्लेक्ट ही कर दें, थोड़ा आसान करके लिख दूं मैं। लैगिंग पावर फैक्टर पे जनरेटर का फार्मूला ये, लीडिंग पावर फैक्टर पे जनरेटर का फार्मूला ये बन जाता है। मतलब यहां से ई ग्रेटर देन वी आएगा, यहां से ई लेस देन वी आएगा। ये प्लस साइन बहुत कुछ कहता है, माइनस साइन बहुत कुछ कहता है। तो ई ग्रेटर देन वी है तो लैगिंग पावर फैक्टर। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, हाँ विजिबल हो रहा है, आई थिंक ये मैंने जूम कर दिया क्वेश्चन जो है। सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर विद ए कांस्टेंट लोड। अच्छा ठीक है, बिल्कुल एक्साइटेशन इंक्रीज होने से टॉर्क एंगल और पावर फैक्टर एंगल के बारे में क्या होगा? पावर कांस्टेंट है, लीडिंग पावर फैक्टर पे ये ऑपरेट कर रहा है। सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर यानी पावर फैक्टर एंगल इंक्रीज। दोनों आपने पावर फैक्टर लिख दिया पंकज, दोबारा देखो क्वेश्चन जरा, है ना। देखो टॉर्क कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा? स्पीड तो कांस्टेंट होती है सिंक्रोनस में, इंडक्शन में नहीं होती, तो पावर भी कांस्टेंट हो जाएगी। पावर देखो क्या है, जहां तक बात है एक्साइटेशन इंक्रीज होना, ई इंक्रीजिंग ऑब्वियसली डेल्टा डिक्रीजिंग, ये बात तो हो गई सही। अब पावर फैक्टर के बारे में देख लो, ये है क्वेश्चन गेट लेवल का, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहां पे मोटर के बारे में,
मैंने शुरू में गलत लिख दिया था, लीडिंग है तो ओवर एक्साइटेड मोटर होता है, सॉरी फॉर दैट। जनरेटर होता है अंडर एक्साइटेड लीडिंग पर। यहां पे देखो काम इस जगह कर रहे हैं हम। अब अगर एक्साइटेशन इंक्रीज करेंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज। यहां से देख लो, इंक्रीजिंग पावर फैक्टर रहेगा तो लीडिंग ही, लेकिन डिक्रीजिंग। पावर फैक्टर एंगल इंक्रीज होगा। हाँ भाई पंकज कुमार, आपका आंसर बिल्कुल सही था। मैग्नेटाइजिंग इंडक्शन करंट इन ट्रांसफॉर्मर, सेकेंड हार्मोनिक होता है। स्टेडी स्टेट मैग्नेटाइजिंग करंट में थर्ड हार्मोनिक होता है। इंडक्शन करंट ट्रांजिएंट मैग्नेटाइजिंग करंट है। कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अच्छा, two induction motors A and B identical except that air gap 50% greater than that of B। बिल्कुल क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। एयर गैप लार्जर होने से इंडक्शन मोटर में नो लोड पावर फैक्टर के बारे में क्या चेंज पड़ेगा, कोर लॉस फ्लक्स, सारी चीजें। ठीक है ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आराम से जरा समझाते हैं इसको। तो एक तरीके से ये भी समझ सकते हो आप इसमें कि एयर गैप लार्जर होने से क्या फर्क पड़ेगा। एयर गैप ए का बी से ज्यादा होगा। ठीक है भाई बात। अच्छा, अब यहां से समझो। एयर गैप लेंथ, ये मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, इसके रास्ते का रिलक्टेंस ये रहा। ग्रेटर दैट ऑफ बी, ए का रिलक्टेंस बी से ज्यादा हो गया। आई थिंक बिल्कुल सही समझ में आ गया ये। अब फ्लक्स के बारे में यहां से समझो। फ्लक्स जो आता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ऐसे। ये स्टेटर के वाइंडिंग फैक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स, फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों के लिए वी एंड एफ सेम है तो फ्लक्स तो देखो दोनों में सेम होगा वी और एफ के अकॉर्डिंग। फाइव एम इक्वल टू फाइव एम बी। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें देखते हैं बाकी और चीजों के बारे में।
मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में, बीएम सेम हो गया, आयरन लॉसेस सेम, पूरा क्वेश्चन है। अब मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में समझो भाई जरा बात। फ्लक्स होता है एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग करंट अपॉन रिलक्टेंस। अब यहां से लिखते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में, नंबर ऑफ टर्न्स इन स्टेटर, ये तो कांस्टेंट है। अगर रिलक्टेंस ए में हाई है, मैग्नेटाइजिंग करंट किसकी हाई होगी? ए की। ए की मैग्नेटाइजिंग बी के मैग्नेटाइजिंग करंट से लार्ज। ओके, तो जरा देखा जाए अब किसके बारे में, पावर फैक्टर के बारे में। नो लोड पावर फैक्टर को डिस्कस करें यहां से। ये एलोंग वी बाई जे एक्स एम। कोलो सेम है, आई तो सेम रहेगा। ये अगर आई एम बी वाला कंसिडर कर लें, तो नो लोड करंट ऑफ बी, पावर फैक्टर एंगल ऑफ बी, ए के लिए ये वाली करंट लार्जर है, लॉस कंपोनेंट तो सेम है। तो पावर फैक्टर इसका 4 हो जाएगा, उसका पावर फैक्टर घटिया जाएगा जिसकी करंट लार्जर है, एयर गैप लार्जर है। नो लोड पावर फैक्टर ए पुअरर देन बी, ये दोनों तो सेम है, ये गलत ये गलत ये गलत, ये वाला आंसर। एमएसक्यू बहुत बड़ा बनेगा लेकिन इस पे ना। थ्री फेज इंडक्शन मोटर टेक्स एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर फ्रॉम ग्रिड ऑपरेटिंग एज जनरेटर। अगर जनरेटर बन जाए तो पी, रिएक्टिव पावर तो जनरेटर भी कंज्यूम ही करेगा, पी नेगेटिव बन जाएगा ना। क्वेश्चन थोड़ा सा लगे विकास, आपके आंसर से मैं समझ गया, आपने अपने हिसाब से आंसर सही दिया। आंसर आपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही दिया सोचकर, लेकिन यहां कुछ और कह रहा है, मैं आपको बताता हूं क्या कह रहा है। इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर ऑपरेट करता है लैगिंग पावर फैक्टर पर, तो ये पावर भी कंज्यूम करता है, रिएक्टिव पावर भी कंज्यूम करता है, से 4 केवीए आर। जब ये जनरेटर बन जाएगा
रिएक्टिव पावर जनरेटर भी कंज्यूम करता है, इंडक्शन जनरेटर। लेकिन अब पावर तो ये डिलीवर करने लगेगा ना, जितने भी कर रहा हो। सपोज ये डिलीवर कर रहा है, कुछ भी एज्यूम कर लेता हूं मैं, 3.5 किलोवाट, ये वाला, ये तो कंज्यूम ही करता है लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो अब आप एक बात बताओ, अगर इसे उल्टा करके लिखें तो अब क्या आ जाएगी पी की वैल्यू, -3.5। इसे सीधा ही रहने दो, 2.5। यहां ये कहा गया साइन रिवर्सल से, ठीक है ना। मैं समझ गया था आपका आंसर वैसे अपनी जगह सही है, लेकिन वही कि क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि पी तो अपोजिट हो जाएगा, क्यू फिर भी सेम रहेगा, इसलिए हमने कहा पी नेगेटिव, कंज्यूम के बजाय डिलीवर करने लगा। लेकिन जनरेटर है -2.5 kVAR, पावर फैक्टर यहां इसका लीडिंग हो जाएगा। थ्री फेज शॉर्ट सर्किट, पावर फेड इनटू द सिस्टम, फॉल्ट का पावर फैक्टर लगभग 0 हो जाता है, इसलिए समझा देता हूं क्यों। जनरल पावर सिस्टम ही आप कंसीडर कर लो, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफॉर्मर सभी। जब हम बनाएंगे इसका इक्विवेलेंट सर्किट, देखो रेजिस्टेंसेस जनरली सभी के लिए नेगलेक्ट कर देते हैं, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन, सभी के लिए रेजिस्टेंस जो है इनमें नेगलेक्ट कर देते हैं हम। यहां पे हो गए शॉर्ट सर्किट। अब ये बताओ पावर फैक्टर क्या नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 0 लैगिंग, इंडक्टर इंडक्टर नजर आ रहे हैं केवल। तो पावर कैसी होगी रिएक्टिव, एक्टिव पावर तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, ये मतलब है। फॉल्ट पावर फैक्टर कहते हैं ना क्लोजर टू 0 लैगिंग, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन लगभग 0 लैगिंग, रीजन वो है इसका। तो ठीक है, चलिए इसे कंटिन्यू करेंगे, कल भी सेशन है और इसके बाद फिर हम एक्सटेंड करके दोबारा भी लगाएंगे आगे के सेशन। बाकी देखो जैसे कि आप लोग अभी प्रिपरेशन कर ही रहे हो, स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में कुछ डिस्कशन है, अभी बिल्कुल 2-3 मिनट के बाद यूट्यूब पे मिलेंगे हम, अनअकैडमी फ्लक्स चैनल पर, इस पे मैं लास्ट से अब ये जो स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे गेट के लिए, लास्ट 60 डेज अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलिए, बाकी और भी क्वेरी है तो आ जाइए जरा चैनल पर, करते हैं बात इसके बारे में। ठीक है बात।